हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की फिजिक्स की जो टॉपिक चल रहा था उनमें पहला लेसन हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग अपवर्तनांक से रिलेटेड जो लेसन था उनमें हम कुछ टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिनमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक कैसे निकाला जाएगा और उससे संबंधित प्रश्न का अध्ययन करेंगे। दूसरा जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता होती क्या है और उस पर आधारित किस प्रकार से प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। इन्हीं सब टॉपिकों का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए हम पहले टॉपिक का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हमारा पहला टॉपिक है कि अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से क्या संबंध है। अपवर्तनांक की प्रकाश की चाल से क्या संबंध है, तो आपको बता दें किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, सुनिए एक बार, और मैंने क्या कहा, किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वह निर्वात या वाई में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। जी हाँ, एक बार और सुनिए, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक बताइए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होगा वही क्या होगा, उस माध्यम का अपवर्तनांक होगा। जी हाँ, हमने लिखा भी है कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है निर्वात या वाई में प्रकाश की चाल या उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। जी हाँ, किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वह क्या होता है, उस अपवर्तनांक वह निर्वात या वाई में जो प्रकाश की चाल होती है तथा उस माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है उन दोनों का अनुपात के बराबर होता है। फार्मूला क्या देंगे कि माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वाई में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के क्या होगा, अनुपात के बराबर होगा। हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखने का प्रयास किया है। यदि वाई में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है और जल में प्रकाश की जो चाल है वह 1.25×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो जल का अपवर्तनांक बताना है, जल का अपवर्तनांक बताना है। तो जल का अपवर्तनांक निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने बोला किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए क्या करेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है बताना। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए आपको सर्वप्रथम निर्वात में प्रकाश की चाल आपको याद होना चाहिए, दिया रहे या न दिया रहे, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। और जल में जिस माध्यम का अपवर्तनांक की बात कर रहा है उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, इन दोनों के जो रेशियो होगा वही क्या कहलाएगा, उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाएगा। तो चलिए, निर्वात में प्रकाश की चाल दिया है 3×10⁸ है। कहाँ से लिखे हैं तो आपको याद रखना है, दिया रहे या न दिया रहे यह बात रेडीमेड है, ठीक है, फिक्स है। और जल में प्रकाश की चाल आप ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा हुआ है 1.25×10⁸, ठीक है। अब ये कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास 3 बट्टे क्या बचेगा, 1.25 होगा, दशमलव हटाया जाए तो 3 डबल 0 होगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, हटा देंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा आपका 300, नीचे 125 होगा। और 125 से अगर भाग दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, लगभग कितना आ जाएगा आपका 2 आएगा। चेक कर लेते हैं, 2 नहीं आएगा, कितना आएगा, भाग दे के चेक कर लेते हैं। 125/300 है तो ये जाएगा कितना आपका, 2 बार में जाएगा। तो 2 × 10 होगा, 2 दूना 4, 1 5 होगा, 2 1 कम 2 होगा, 0 यहाँ होगा, 10 से 5 जाएगा 5 और यह हमारा कैंसिल हो जाएगा। दशमलव बढ़ा लेंगे, यहाँ 0 होगा। अब किससे जाएगा, यह हमारा 4 से जा सकता है, 4 × 5 = 20, 2 हो जाएगा कैरी, 4 दूना 8 2 10, 1 कैरी, 4 1 कम 4 1 5, यानी हमारा जो आंसर आएगा इसका वो 2.4 आएगा। यानी जल में जो जल का जो अपवर्तनांक होगा वह 2.4 होगा। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता होता क्या है। आपको समझा दें
कि ये मान लीजिए हम जानते हैं, अगर मान लीजिए ये पूरी माध्यम जो है वायु है, चलिए वायु है, हम ए से लिख देते हैं, एयर की बात हो रही है। और ये मान लें हमारा कांच है, ये जो माध्यम हमारा कांच है, ठीक है, यानी हमारा जी है, ठीक है, ग्लास। अब मान लें प्रकाश क्या जा रहा है, वायु से कांच में जा रहा है। तो हम जानते हैं कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो विरल से सघन में जा रहा है तो अभिलंब, ये अभिलंब है, तो इसी अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगा और सीधे चला जाएगा। इस किरण को आपतित किरण कहते हैं और इस किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। और ये अभिलंब है, यहाँ जो कोण बनेगा वो आपतन कोण के नाम से जाना जाता है और यहाँ जो कोण बनेगा यह अपवर्तन कोण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और स्नेल का नियम क्या था कि जब देखिए पहले शर्त में क्या कर रहा है, पहले शर्त से बात करें हम, पहले शर्त से, यानी यदि प्रकाश क्या हो, पहले शर्त से न लिखिए, आप लिखिए क्या, यदि प्रकाश क्या हो, ए से जी में जा रहा हो, यदि प्रकाश क्या हो, ए से जी में, अर्थात तो वाई से कांच में जा रहा हो, स्नेल का नियम लगाया जाए तो वाई से कहाँ जा रहा है, कांच में, वाई से जा रहा है कांच में, एन जी लिखिए। तो एन जी जब निकालेंगे तो वाई से कांच में, तो स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई अपन साइन आर कहता है। ये बात हम लोग पढ़े हैं। अच्छा, अब हम कल्पना करें कि प्रकाश सब क्या हो, कांच से किस में जा रहा हो, वाई में जा रहा हो। अब प्रकाश क्या हो, कांच से वाई में जा रहा हो, तो कांच से जब वाई में जाएगा तो क्या लिखेंगे, GNA लिखेंगे। क्या लिखेंगे, GNA, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पहले तो आपतन कोण I था और अपवर्तन कोण R था, लेकिन अब नीचे से जा रहा है ना, यानी आपका कांच से वाई में जा रहा है, तो अब आपतन कोण का काम कौन करेगा, R, यानी साइन ईसाई के जगह हम R लिखेंगे और अपवर्तन कोण का काम जो करेगा वाई करेगा, अर्थात इस R के जगह हम क्या लिखेंगे, I लिखेंगे। अब ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। अब एक काम किया जाए, भाग दे दिया जाए। जब भाग देंगे, चाहे रहने दीजिए, समीकरण 1 गुणे 2 करिए, भाग न दे करके समीकरण 1 गुणे अगर 2 कर दे, यानी समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दीजिए, तो हमें मिल जाएगा क्या, ANG गुणे GNA। ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करिएगा और इनको एक साथ मल्टीप्लाई करिएगा, यानी LHS के साथ और RHS के साथ। जैसे गुणा करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, यह साइन क्या है, साइन I अपन साइन R हो जाएगा, गुणे साइन R बटे साइन I हो जाएगा, ठीक है। I से पूरा कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक ANG गुणे GNA, अर्थात GNA का वैल्यू निकाला जाए तो 1 बटे इसका इससे भाग दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ANG हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर प्रकाश क्या हो, वाई से कांच में जा रहा हो तो आप स्टेप ये लिखिएगा। अब कांच से वाई में जा रहा हो तो ये स्टेप, और दोनों में क्या कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा। जब मल्टीप्लाई करिएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, कुछ यह रिजल्ट मिलेगा, यह भी एक रिजल्ट है, ठीक है। अब किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और कैसे हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, सबसे मुख्य बात ये है, क्योंकि हम फार्मूला जान जाएं और उसका तरीका न मालूम रहे तो वह गलत है, ठीक है। तो हम फार्मूले के साथ साथ तो इसका यूज भी करना सीखें। अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है कि मान लीजिए प्रकाश वाई से कांच में जा रहा है, प्रकाश की किरण जो है वाई से कांच में जा रहा हो और उस समय जो अपवर्तनांक है, अर्थात ANG दिया वाई के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक है वह मान लीजिए आपका 3/2 है। क्या, यदि वाई के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, अब पूछ देगा कि कांच के सापेक्ष GNA, मतलब कांच के सापेक्ष वाई का अपवर्तनांक बताइए। क्या मैंने कहा, यदि वाई के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच के सापेक्ष वाई का अपवर्तनांक क्या होगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम जानते हैं कि एकदम इसी का रेसिप्रोकल करना है। क्या करना है, रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा कर देना। GNA निकालना है तो क्या करेंगे, 1 बट्टे उल्टा करेंगे ANG, अर्थात 1 बट्टे ANG का वैल्यू पहले से है 3/2। अब हम क्या करें, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी रिजल्ट होगा 2/3। आप सीधे दे सकते हैं, यदि y का
y के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक, यदि y के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक 3/2 है तो कांच के सापेक्ष y का जो अपर्तनांक होगा सीधे उल्टा 3/2 क्वेश्चन में है और उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा 2/3 होगा। समझ में आया? तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।